नमस्कार दोस्तों, ओप एम्प लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स विद हेल्प ऑफ 555 टाइमर आईसी इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। मोनो मतलब एक, स्टेबल यानी एक ही स्टेबल स्टेट हो, ऐसे मल्टी वाइब्रेटर्स मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स कहलाते हैं। तो इन मल्टी वाइब्रेटर्स की जो आउटपुट है वो स्क्वायर वेव होती है। तो दोस्तों स्क्वायर वेव में कोई एक स्टेट आपकी हाई लॉजिक्स पे रहेगी, लेट अस से वी वोल्टेज पे, और दूसरी स्टेट मान लीजिए 0 वोल्ट पे रहेगी। तो दो स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट तो आपकी स्टेबल स्टेट होगी। स्टेबल स्टेट्स का मतलब ये है कि जब तक आप एक्सटर्नल ट्रिगर इनपुट अप्लाई नहीं करोगे सर्किट पे, तब तक आपकी ये हाई स्टेट एज इट इज़ रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। दूसरी जो स्टेट है दोस्तों, वो स्टेट आपकी क्वासी स्टेबल स्टेट्स होती है। क्वासी स्टेबल स्टेट्स का मतलब ये है कि दूसरी स्टेट्स मान लीजिए आपकी 0 वोल्ट पे अवेलेबल है, तो कुछ टाइम तक तो वो 0 वोल्ट पे ही रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो स्टेट आपकी वी वोल्टेज लेवल पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपकी दो स्टेट्स होती हैं, जिसमें से एक आपकी स्टेबल है और दूसरी आपकी क्वासी स्टेबल स्टेट्स है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स आपका किसी भी वेवफॉर्म्स में हम जो टाइम है, टाइम डिले इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको हम डिले सर्किट भी कहते हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स की जो आउटपुट वेवफॉर्म्स हैं, उनको हम पल्स स्ट्रेचर भी कह सकते हैं। इसी वीडियो में दोस्तों जब यहाँ पे मैं आउटपुट वेवफॉर्म्स प्लॉट करूँगा तो आपको बताऊँगा कि पल्स कैसे स्ट्रेच की जा सकती है, और इसको मैं पल्स एक्सटेंडेड सर्किट भी कह सकता हूँ। ये जितने भी पॉइंट हैं थ्योरेटिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो या आपका नेट एग्ज़ाम हो। अब दोस्तों बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। जैसा कि आपको पता है कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद हेल्प ऑफ 555 टाइमर, तो ये 5 किलो ओम, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम, यानी तीन आपके 5 किलो ओम्स के रजिस्टेंस हैं। इसी वजह से इसको हम 555 टाइमर भी बोल देते हैं। दो आपके कंपैरेटर हैं। ऊपर वाला कंपैरेटर दोस्तों मान लीजिए इसको कहेंगे हम अपर कंपैरेटर, नीचे वाला कंपैरेटर है इसको कहेंगे लोअर कंपैरेटर। ठीक है, ये आपका SR फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका पावर एम्पलीफायर जो नॉट गेट की तरह काम करेगा, और इसके बाहर हम ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज अवेलेबल कराएंगे। यानी जो आपके बाहर स्क्वायर वेव्स वेवफॉर्म्स हैं वो आपके इस पॉइंट पे अवेलेबल होंगे। और ये जो सर्किट है दोस्तों, ये आपका रीसेट के लिए सर्किट है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका डिस्चार्जिंग पाथ अवेलेबल कराने के लिए है। और इस पूरे 555 टाइमर से अलग सिर्फ दो कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, जिनको हम एक्सटर्नल कंपोनेंट कह सकते हैं। वो है आपका एक रेजिस्टेंस, और ये आपका एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे इसको ग्राउंड किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो फर्स्ट केस है, मान लीजिए हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट आपका लॉजिक लो है, यानी आपकी जो स्टेट है वो कुछ ऐसी है, 0 वोल्ट पे अवेलेबल है। अगर दोस्तों ये आपका 0 वोल्ट पे है तो डेफिनेटली पावर एम्पलीफायर नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो किसका नॉट ऑपरेशन 0 हो सकता है? लॉजिक हाई का। तो इसका मतलब जो क्यू बार है वो लॉजिक हाई होगा। क्यू बार आपका SR फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है, ये आपका हाई लॉजिक होगा। अगर ये हाई लॉजिक है तो ये डायरेक्टली आपका इस ट्रांजिस्टर्स के साथ कनेक्ट है। Q2 ट्रांजिस्टर्स को यहाँ से फॉरवर्ड बायस्ड एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से Q2 क्या हो जाएगा? आपका सैचुरेशन में जाएगा। मतलब अब की बार ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा। तो Q2 ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब दोस्तों जैसे ही Q2 ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है, तो अगर कैपेसिटर के पास कुछ वोल्टेज ऑलरेडी चार्ज थी, तो वो चार्ज वोल्टेज को इस पाथ से होते हुए, और ये जो Q2 अब ऑन हो चुका है तो यहाँ से उसको ग्राउंड पाथ मिल जाएगा। यानी अगर कैपेसिटर के पास कुछ वोल्टेज थी तो अब वो ट्रांजिस्टर से होते हुए ग्राउंड तक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर से वो ग्राउंड में चला गया। इसका मतलब ये हुआ ये Q2 आपका ऑन है, यानी ये आपका एक क्लोज्ड स्विच है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट की वोल्टेज 0 होती है। इसका मतलब कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज थी वो भी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये वोल्टेज दोस्तों यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है भाई।
अब कैपेसिटर जो है वो आपका फुली क्या हुआ, डिस्चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट आपका केस 2 है। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद, पहले क्या माना मैंने, पहले आपका जो आउटपुट है वो कितना है, 0 पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दी यहाँ पे इस मोमेंट पे। तो ट्रिगर पल्स यहाँ पे अप्लाई करूँगा, जब यहाँ अप्लाई की तो क्या हुआ, एक नेगेटिव स्पाइक्स मैंने यहाँ पे जनरेट कर दी। यहाँ वोल्टेज कितनी अवेलेबल है, वोल्टेज डिवीजन फार्मूला के अकॉर्डिंग इस 5 किलो ओम्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बनेगी 5 किलो ओम डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद वीसीसी, तो बनेगा 5/15 इंटू वीसीसी। तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज वीसीसी अपॉन 3, क्योंकि 5 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। वीसीसी अपॉन 3 नेगेटिव, अगर आपने यहाँ तक इनपुट अप्लाई नहीं की थी तो जो ट्रिगर था वो आपका वीसीसी वोल्टेज ही अवेलेबल था, तो वो वीसीसी अपॉन 3 से बड़ा था, जिसकी वजह से जो आपका लोअर कंपैरेटर है इसकी आउटपुट आपकी लॉजिक लो रहती थी, ठीक है। तो अब जैसे ही हम नेगेटिव स्पाइक्स यहाँ जनरेट करेंगे तो वीसीसी अपॉन 3, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है ये इस वोल्टेज से बड़ी हो जाएगी, और जैसे ही ये वी पॉजिटिव वोल्टेज वी नेगेटिव जो नेगेटिव टर्मिनल पे ट्रिगर्ड वोल्टेज है उससे बड़ी होगी, तो आउटपुट ऑफ लोअर कंपैरेटर क्या होगा, वो डेफिनेटली हाई लॉजिक हो जाएगा। कंपैरेटर के वर्किंग आपको पता ही है। अब अगर ये हाई लॉजिक होगा तो एस क्या हो जाएगा, एस भी आपका हाई लॉजिक होगा, यानी जो सेट इनपुट है वो हाई लॉजिक है, और आर क्या है, रीसेट इनपुट, वो क्या होगी। यहाँ पे देखो कैपेसिटर क्या था, फुली डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट अप्लाई की है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट है, क्योंकि यही पॉइंट आपका इसके पॉजिटिव टर्मिनल में गया है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, दो आपके 5 और 5 दैट इज 10 किलो ओम्स, क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि यहाँ करंट आपका बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपका कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 3 रेजिस्टेंस दैट इज 15 इंटू वीसीसी, ये बनेगा 2 वीसीसी अपॉन 3। तो ये वोल्टेज आपकी बड़ी है, तो इसका मतलब जो अपर कंपैरेटर है उसका आउटपुट भी लॉजिक लो है, तो आर भी आपका लॉजिक लो है, ठीक है। अब सेट अगर हाई लॉजिक्स है तो आउटपुट क्या आती है, आउटपुट भी सेट हो जाएगी, वो भी हाई लॉजिक होगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट क्या होगी, लॉजिक लो हो जाएगी। यहाँ पे अब की बार लॉजिक लो है, ये पावर एम्पलीफायर में जाएगा फ्रेंड्स, नोट गेट की तरह वो काम करेगा। लॉजिक लो है तो आउटपुट हमारी लॉजिक हाई हो जाएगी। देखो दोस्तों, जैसे ही इनपुट अप्लाई किया, पहले आउटपुट 0 थी और अब आउटपुट 1 हो चुकी है, तो मैं कहूँगा अब मेरी आउटपुट हाई हो चुकी है, ठीक है। अब ये हाई कब तक रहेगी, देखते हैं। हाई आ गई, अब आउटपुट अगर हाई है तो Q1 बार कितना है, ये आपका लॉजिक लो होगा, क्योंकि नोट ऑपरेशन है, लॉजिक लो होगा तभी हाई होता है। तो Q जो है, Q बार आपका लॉजिक लो है, लॉजिक लो है तो अब की बार Q2 क्या होगा, इसको फॉरवर्ड बायस्ड एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी Q2 ट्रांजिस्टर अब की बार क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है। अगर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से जो करंट जा, मान लीजिए कैपेसिटर आपका कुछ हद तक अगर चार्ज भी है, तो यहाँ से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ट्रांजिस्टर से होता हुआ ग्राउंड तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अब की बार ट्रांजिस्टर ऑफ हो चुका है। तो ट्रांजिस्टर ऑफ होने से अब कैपेसिटर क्या होगा, देखो यहाँ से करंट कहाँ से जाएगा, वीसीसी से करंट आया वही ऐसे, ठीक है, ये करंट यहाँ पे आया, आर से आया। अब यहाँ तो जा नहीं सकता करंट, ना यहाँ जा सकता, क्योंकि और कंपैरेटर के अंदर भी करंट नहीं जा सकता, ओप एम्प के अंदर करंट नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। तो सारा का सारा करंट आपका क्या होगा, इस कैपेसिटर से जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन ये है कि अब आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट्स चार्जिंग, ठीक है भाई। तो चार्ज होते होते कहाँ तक जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या वोल्टेज अवेलेबल है, दो आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ वोल्टेज होगी दोस्तों V2 VCC अपॉन 3, ठीक है। तो
अगर मान लीजिए कैपेसिटर आपका 2 VCC/3 इस पोटेंशियल से भी ज़्यादा चार्ज हो जाता है, ठीक है, जो VC है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है और वो वही वोल्टेज इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे है। तो अगर आपकी जो VC वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 2 VCC/3 से बड़ी हो जाएगी तो यकीनन आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगी, इन्वर्टिंग पे वोल्टेज कम होगी, डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से अब अपर कंपैरेटर की आउटपुट जो है वो लॉजिक हाई होगी। जैसे ही अपर कंट्रोलर की आउटपुट लॉजिक हाई होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, अब की बार आर आपका क्या हो गया, हाई। अगर आपकी रीसेट हाई हो जाती है तो आउटपुट आपका रीसेट हो जाता है, इसका मतलब आउटपुट लॉजिक लो हो जाएगा, ये वाला आउटपुट। और कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट लॉजिक हाई हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ऑर्डिनरी आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 1 अगर यहाँ होगा तो पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, उसका नॉट ऑपरेशन, यानी 1 का नॉट ऑपरेशन 0, वी नॉट पे अब की बार क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही आउटपुट आपकी हाई लॉजिक पे पहुंची या VCC लॉजिक पे पहुंची तो कुछ टाइम के बाद जब तक कैपेसिटर आपका 2 VCC/3 से तक चार्ज हो जाएगा उस टाइम तक तो ये हाई लॉजिक रहेगा, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर के पास वोल्टेज 2 VCC/3 से ज़्यादा चार्ज हो जाएगी तो अब की बार आपका ओवरऑल आउटपुट 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए कैपेसिटर आपका 2 VCC/3 वोल्ट तक चार्ज होने में T0 का टाइम लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो T0 टाइम है, ये वाला टाइम, इस टाइम के बाद आउटपुट फिर से आपकी लॉजिक लो हो जाएगी। तो अब की बार आउटपुट लॉजिक लो हो जाएगी। और ये कब तक लॉजिक लो रहेगी, जब तक आप इसको फिर से कोई एक्सटर्नल नेगेटिव स्पाइक्स यहाँ अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी लॉजिक लो ही रहेगी। अब बात करते हैं पल्स स्ट्रेचर क्यों कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 0 था, जैसे ही इनपुट अप्लाई किया नेगेटिव स्पाइक्स के साथ एट दिस टर्मिनल, हमारा क्या हुआ, टॉगल हो गया लॉजिक लो से, अब हमारी स्टेट VCC वोल्ट पे पहुँच गई। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इनपुट अप्लाई नहीं करते तो इस लॉजिक लो को और ज़्यादा एक्सटेंड करा सकते थे, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अप्लाई करता तो यहाँ पे जाके ट्रांजिशन होता लॉजिक लो से VCC स्टेट्स में। इस टाइप से मैं पल्स को स्ट्रेच कर सकता हूँ, ठीक है, और पल्स को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए इसको हम पल्स स्ट्रेचर और पल्स एक्सटेंडेड सर्किट भी बोलते हैं। और टाइम डिले कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इतने टाइम के बाद आपकी हाई लॉजिक्स पे जो स्टेट्स है वो पहुंचती है, इसीलिए हम इतने टाइम का इसमें चाहे तो टाइम डिले इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए 1 घंटे के लिए जो ट्रिगर इनपुट नेगेटिव स्पाइक्स अप्लाई नहीं करता हूं तो उस 1 घंटे के लिए डेफिनेटली ये लॉजिक लो पे ही रहेगी, यानी 1 घंटे का टाइम डिले मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो ये है दोस्तों आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल्स जनरेट हुए उसमें उन सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। एक चीज़ का यहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि जो 2 VCC/3 है, अगर मैं इसको एक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करूँ तो जैसे ही मैंने इनपुट अप्लाई की उसी टाइम पे मेरा क्या होगा, मेरा कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और वो कैपेसिटर 2 VCC/T0 तक चार्ज होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो कैपेसिटर की चार्जिंग कर्व भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। और T0 टाइम तक मान लीजिए चार्ज हुआ और जैसे ही आपकी आउटपुट 0 पे पहुंची तो 0 पे पहुंचते ही ये Q1 बार आपका 1 हो जाएगा, ये आपका ऑन हो जाएगा। अब कैपेसिटर जिसके पास 2 VCC/3 वोल्ट जो स्टोरेज थी, इस ट्रांजिस्टर्स के थ्रू वो बिल्कुल ग्राउंड तक जाएगा, यानी अब VCC आपकी 0 वोल्ट हो जाएगी, यानी यहाँ से एकदम से आपका 0 वोल्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर, ये आपका V0 है और ये जो कर्व मैंने दिखाई है यहाँ पे, ये आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स की कर्व्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी डेरिवेशंस इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। This is the end of the video. Thank you so much for watching this video.